Hello everyone. Today we are going to start our new chapter. That is what? Chapter number 9, Share-Based Employee Benefit Regulation. देखिए जो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन हम पढ़ने वाले हैं आज, इस रेस्पेक्टिव रेगुलेशन के अंदर हम एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर जो जो शेयर्स इशू कर सकते हैं एम्प्लॉयज को, वो बातें कवर करेंगे. तो यहाँ पे हम जो रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज व्हाट सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. बेसिकली इससे पहले दो अलग अलग सेपरेट रेगुलेशन हुआ करती थी. दैट वाज शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन. फिर उसके बाद 2021 में अमेंडमेंट आया और उसके थ्रू उसको मर्ज करके एक कॉमन रेगुलेशन बना दी गई है. दैट इज व्हाट रेगुलेशन 2021. मतलब ये मत समझना कि पहली बार 2021 में रेगुलेशन आई है, पहले से ही रेगुलेशन थी लेकिन अमेंड करके रिपील कर दिया गया. दो रेगुलेशंस को मिक्स करके कॉमन रेगुलेशन बनाई दी गई है. यहाँ पे चैप्टर 1, 2 एंड 3 देखिए, रेगुलेशंस में जो रेगुलेशन होता है उसको कुछ चैप्टर्स में सेग्रीगेट किया जाता है. तो हर एक चैप्टर में अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं. तो जो हमारा चैप्टर 1, 2, 3 है वो है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स के बारे में. एंड चैप्टर 4 जो है दैट इज फॉर स्वेट इक्विटी शेयर. तो चैप्टर 4 में हम स्वेट इक्विटी की बात करेंगे, 1, 2, 3 में एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस की बात करेंगे. तो अब यहाँ पे ये जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनीज पे होती है. देखो, एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि जितनी भी सेबी की रेगुलेशंस हैं वो किस पे एप्लीकेबल होती है? लिस्टेड कंपनीज पे. किस पे एप्लीकेबल होती है? लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है, या फिर जो पब्लिक इशू ला रही है, अनलिस्टेड है और प्रपोज टू बी लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनीज पे ही सेबी की रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी. राइट? तो देखो क्या होता है एप्लीकेबिलिटी. The provisions of these regulations shall apply to the following. तो किन किन पे होगा? नंबर 1 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स. क्या आपने ये नाम सुना है? ईसॉस. नंबर 2 एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. क्या ये नाम सुना है? अच्छा, अब पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद नई टर्म्स आगे देखेंगे. तो हमने अभी भी दो टर्म्स देखे, दैट इज व्हाट ईसॉस एंड नंबर 2 इज ईएसपीएस. तो ये दोनों होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स. देखो, ईसॉस एंड ईएसपीएस में, ईसॉस इज अ फ्यूचर ऑप्शन, इज अ फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन फॉर फ्यूचर. अच्छा, क्या ऑप्शन होता है? यहां पे प्राइस इज प्री डिटरमाइंड और पहले से डिसाइडेड प्राइस के बेसिस पे अगर आप फ्यूचर में शेयर अलॉट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? ईसॉस होगा. एक एग्जांपल समझते हैं. लेट्स सपोज देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टाटा. ठीक है. अच्छा, अब टाटा स्टील्स जो एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बोला, टाटा इज अ गुड कंपनी और हर कोई टाटा के शेयर्स परचेस करना चाहता है और उसके एम्प्लॉयज भी उसके शेयर परचेस करना चाहते हैं. तो एम्प्लॉयज को बोला कि आज की डेट पे हमारा एक शेयर जो है जिसकी फेस वैल्यू, आज मतलब 2022 में उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और वो शेयर मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है 1500 रुपए पे. हाँ, कितने रुपए पे? 1500. फाइन. अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक ऑफर देती है, एक ऑप्शन देती है कि आप हमारे शेयर्स कब खरीदना? 2023 में. कब खरीदना? 2023 में. जिसका प्राइस हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं. प्राइस हम आज डिसाइड कर रहे हैं. कितना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं? लेट्स सपोज हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस मतलब ऑफर प्राइस जो हमारा होगा, लेट्स सपोज दैट इज ऑफ 1200 रुपए. ठीक है, दिस इज द ऑफर प्राइस. फेस वैल्यू से कम नहीं है लेकिन मार्केट वैल्यू से कम है. ऑफर प्राइस कितना दिया? 1200 रुपए. लेकिन वो शेयर आज नहीं खरीदने को मिलेंगे. कब मिलेंगे? आज से 1 साल बाद. तो किस दिन आप एक्सरसाइज कर पाओगे? 2023 में एक्सरसाइज. यहां तक समझ में? तो कंपनी सेज कि जो जो एम्प्लॉयज इस रेस्पेक्टिव स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना कंसेंट दे और उसके लिए कुछ अर्नेस्ट मनी जमा कराना पड़ेगा. और मान लेते हैं यहां पे कंपनी सेट कि 1200 में से 200 रुपए अभी जमा करा दो
ये 200 रुपए आपका अर्नेस्ट अमाउंट है, और अगर आप फ्यूचर में शेयर्स खरीदोगे तो आपको बैलेंस 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, बैलेंस 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर एक्सरसाइज किया तो, और अगर नहीं एक्सरसाइज किया तो नहीं देना पड़ेगा, और 200 रुपए क्या हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे। 200 रुपए क्या हो जाएंगे, फोरफिट हो जाएंगे। अब एम्प्लॉय फ्यूचर में ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है। 2023 में मार्केट प्राइस क्या होती है, मान लेते हैं 2023 में मार्केट प्राइस जो है वो बूस्टअप होकर के 2500 रुपए हो जाती है। हो सकती है, हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। शेयर के प्राइस में कुछ नहीं बोल सकते आप, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है सिक्योरिटीज मार्केट। हो सकता है कि 2500 का शेयर 200 का रह जाए, और हो सकता है 200 का शेयर 2500 पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग मे हैपन। और ये शेयर अभी बूस्टअप होकर के कितना पहुंच गया है, 2500 रुपए पहुंच गया है। क्या एम्प्लॉय इस केस में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, व्हाट डू यू थिंक। करेगा, डेफिनेटली करेगा। उसको 2500 रुपए का शेयर कितने में मिल रहा है, 1200 में मिल रहा है। 200 रुपए पहले दिया, 1000 रुपए अब देगा, और 2500 रुपए का शेयर ले लेगा। लेकिन अगर बाई चांस लेट सपोज ये शेयर 2500 की जगह पर 500 का रह जाता, 500 का, तो क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता फिर वो, क्यों करेगा फालतू में। 200 रुपए पहले दे चुका, 1000 और देगा तो 1200 रुपए लग जाएंगे, और उसके बदले में शेयर कितने का मिलेगा, 500। तो कितने का नुकसान हो जाएगा, 700 का नुकसान, अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो कितने का नुकसान होगा, सिर्फ 200 का। कितने का नुकसान होगा, क्योंकि 200 तो दे ही चुका है, वो तो लग ही गया उसके, अब तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या होगा, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉय है ही विल डिसाइड कि उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। इस तरह का जो ऑप्शन दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में दिया जाता है। एम आई क्लियर, सब कुछ समझ में आया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अगर मैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की बात कर रही हूँ, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। में क्या किया जाता है, कंपनी आज ही इशू लेके आ रही है, प्रेजेंटली इशू ला रही है, तो प्रेजेंट इशू होता है, प्रेजेंट प्राइस होता है। से मान लो कंपनी सेज कि हम एम्प्लॉयज के लिए आज एक स्कीम लेके आ रहे हैं, और उसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए हम शेयर इशू करेंगे। इवन तो हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 1500 है, बट हम शेयर जो इशू करेंगे वो सिर्फ 1000 पे कर रहे हैं। अब जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर दें आज ही, तो वो क्या होगा, ESPS है, दैट इज कॉल्ड ESPS। तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में हमने अभी 2 स्कीम सीखी, नंबर 1 इज ESOS, नंबर 2 इज ESPS। क्या ये दोनों टर्म्स क्लियर। ESPS में प्रेजेंट ग्रांट है, प्रेजेंट प्राइस है, एम्प्लॉय की इच्छा है एक्सरसाइज करना है तो पूरा पे कर दे आज ही, कंप्लीटली, और आज ही शेयर मिल जाएगा, मतलब फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेयरएज ESOS में फ्यूचर का ऑप्शन होता है। अच्छा, ESOS में कुछ डेट्स बताती हूँ आपको, कौन कौन सी डेट होती है। ESOS में एक होता है ऑप्शन ग्रांट, ऑप्शन ग्रांट, एक होता है ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सरसाइज। अच्छा, एक होता है वेस्टिंग पीरियड, यहां पे कुछ टर्म्स होती है, एक होता है वेस्टिंग पीरियड, एक होता है एक्सरसाइज पीरियड, और फिर एक लॉक इन पीरियड भी होता है, लॉक इन पीरियड। अच्छा, ये टर्म्स क्या क्या है एक बार वन बाय वन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर वैसे डेफिनेशंस भी आएंगी, बट अभी समझ लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। लिसन, ऑप्शन ग्रांट, ऑप्शन ग्रांट ये कब किया जाएगा, जब कंपनी ऑफर लाएगी, जब कंपनी ऑफर लाएगी। तो जब कंपनी ऑफर आती है ना, तो वो क्या दे रही है, ऑप्शन ग्रांट कर रही है। क्या कर रही है, ऑप्शन ग्रांट कर रही है, ठीक है। फिर ऑप्शन एक्सरसाइज कौन करेगा, एम्प्लॉइज। कौन करेगा, एम्प्लॉइज। वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, ऑप्शन ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच का जो पीरियड होगा ना, दैट इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। जैसे मैंने बोला
2022 में कंपनी क्या कर रही है, ऑप्शन ग्रांट कर रही है, लेकिन एम्प्लॉयज को एक्सरसाइज कब कर पाएगा, 2023 में कर पाएगा। तो ये जो 1 ईयर का गैप है इन दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड क्या हुआ, ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस, ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस, ये क्या हुआ, वेस्टिंग पीरियड। एक पीरियड है एक्सरसाइज पीरियड। अच्छा, जैसे मैंने बोला 2023 में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो उसमें कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या आप एक ही दिन बोल दोगे कि भैया आपको इसी दिन बस आपको एक्सरसाइज करना है, इसके बाद तो आपको कोई पीरियड नहीं मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा, या बोलेगा कि आज के आज ही आप डिसाइड करो और आज के आज ही आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा? टाइम गैप होगा कुछ कुछ। तो मान लीजिए कंपनी ने 10 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, 20 दिन का टाइम दिया। जो टाइम दिया जाता है ना कि इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड, दैट इज नोन एज एक्सरसाइज पीरियड। एम आई क्लियर? और फिर बोला लॉक इन पीरियड। लॉक इन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब फाइनली एम्प्लॉय ने ऑप्शन ले लिया, एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड शेयर्स आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉय। अब कंपनी सेज कि यू कैन नॉट सेल दी शेयर्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो जितने पीरियड के लिए यू कैन नॉट सेल दी शेयर्स, दैट इज नोन एज लॉक इन पीरियड, दैट इज नोन एज लॉक इन पीरियड। एम आई क्लियर? समझ में आई सारी टर्मिनोलॉजीज? ऊपर से दोनों निकल गया? यस। नहीं, दोनों डिफरेंट है। वेस्टिंग पीरियड है ऑप्शन ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच का पीरियड, और जिस दिन से आप एंटाइटल्ड हैं एक्सरसाइज करने के लिए और कहां तक एंटाइटल्ड हैं, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज पीरियड। लेट्स टेक एन एग्जांपल विद डेट्स। ये डिलीट कर दूं सब कुछ? हाँ देखो, लॉक इन पीरियड एक बार फिर से बता। हाँ मैं एक बार डेट्स के साथ बता रही हूँ बेटा, है ना, कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कवर की जा रही है। अब डेट वाइज समझो, है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि एक कंपनी है, कोई भी ले लेते हैं, ए लिमिटेड, उसने ऑफर दिया, ऑप्शन दिया इन जुलाई 2022, ठीक है, यहां पे ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर एम्प्लॉयज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, कि पार्टिसिपेशन कर लिया उन्होंने। फिर पार्टिसिपेशन करने के बाद अब कुछ दिनों तक आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग। उन्होंने बोला यू कैन एक्सरसाइज दिस राइट इन द ईयर 2023। तो आप 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2023 में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन ग्रांट किया गया, लेट्स सपोज 5 जुलाई को, 5 जुलाई 2022 को ऑप्शन ग्रांट किया गया था। दिस इज द डेट ऑफ ग्रांट, समझ में आया? ग्रांट किया गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के लिए क्या बोला, कब से कब तक कर सकते हो, 10 से 15 जुलाई 2023, 10 से 15 जुलाई 2023 में आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो 10 से 15 जुलाई का पीरियड है, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज पीरियड, दिस इज व्हाट एक्सरसाइज पीरियड। अच्छा, अब एम्प्लॉय है वो कभी भी कर सकता है, हो सकता है 10 को कर ले, हो सकता है 12 को कर ले, 13 को कर ले, 15 को कर ले, कभी भी कर ले, है ना, वो उसकी इच्छा। तो ग्रांट और एक्सरसाइज के बीच का जो भी पीरियड है, दैट इज व्हाट वेस्टिंग पीरियड। से ग्रांट कब हुआ, 5 जुलाई को ना, 5 जुलाई 2022 से लेकर के 10 जुलाई 2023 तक का जो पीरियड है, वो कौन सा पीरियड है आपका, वेस्टिंग पीरियड है, दैट इज व्हाट वेस्टिंग पीरियड। अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने अलॉटमेंट ले लिया, तो उसको लॉक इन रखना पड़ेगा, मतलब ही कैन नॉट सेल द सिक्योरिटीज इन द मार्केट, उसको अपने पास ही होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कंपनी ने बोला आप 1 साल तक नहीं बेच सकते अब इसको। अब आपने एक्सरसाइज कर लिया जुलाई 2023 में ना, तो कंपनी सेट कि आप 24 तक इसको नहीं बेच सकते, तो जुलाई 24 तक क्या रहेगा, लॉक इन रहेगा। तो ये अलॉटमेंट के बाद का पीरियड है। इज दिस क्लियर? तीनों पीरियड क्लियर है? वन इज वेस्टिंग पीरियड, वन इज एक्सरसाइज पीरियड एंड वन इज
लॉक इन पीरियड। अभी क्लियर है हार्दिक? Yes, ma'am. ओके, चलिए दो स्कीम्स हमने कवर किए अभी, वन इज ईसॉस, वन इज ईएसपीएस। चलिए आगे देखते हैं तीसरी स्कीम पे, दैट इज व्हाट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। दैट इज व्हाट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। इसको भी ध्यान से समझना, ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट होता क्या है। स्टॉक बोले तो स्टॉक से मतलब शेयर्स, स्टॉक का मतलब शेयर, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक गुड्स से मतलब नहीं हमारा यहाँ पे, हमारा मतलब किससे, शेयर से है। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं ना बहुत सारे, उसको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, स्टॉक ही बोला जाता है। अब स्टॉक है तो कंपनी के क्या शेयर की वैल्यू में एप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं आता है? आ रहा है ना, एप्रिसिएट भी हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम माने चल रहे कंपनी इज गुड कंपनी, तभी तो वैसा ऑप्शन देगी, कंपनी इज गुड कंपनी और कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। व्हाट कंपनी इज सेइंग कि जो भी तुम्हारा स्टॉक है उसकी जो भी इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी, जितना भी इंक्रीमेंटल होगा उस इंक्रीज वैल्यू के इक्विवेलेंट या तो हम तुम्हें शेयर दे देंगे, या तो क्या दे देंगे, शेयर, या फिर क्या ले लेना हमसे, कैश, या फिर क्या ले लेना, कैश। तो ऐसी जो स्कीम होती है जहां पे शेयर की वैल्यू में जो भी इंक्रीमेंट आया है उस इंक्रीमेंट वैल्यू के बदले में दो चीजें होती हैं यहाँ पे, ये कैश में भी हो सकता है और शेयर्स में भी हो सकता है। या तो हमसे शेयर ले लेना इक्विवेलेंट वैल्यू के, या फिर क्या ले लेना, कैश ले लेना। तो इस तरह की जो स्कीम होती है दैट इज नोन एज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आज शेयर का प्राइस है 1000 रुपए, दिस इज द प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब 1000 रुपए का शेयर है और इंक्रीज होकर के हो गया 1500 रुपए, कितना हो गया, कितने रुपए बढ़ गया, 500 रुपए। अब 500 रुपए में कितना शेयर मिलेगा, आधा, हाफ शेयर मिलेगा ना। अच्छा, आपके पास ऐसे मान लो 10 शेयर हैं, 10, तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 5 शेयर्स। 500 इंटू 10 कितना हो गया, 5000 डिवाइड बाय 1000, 1 शेयर की वैल्यू। इंक्रीमेंटल कितना हो गया, 5 शेयर का। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो जो इंक्रीज हुई है वैल्यू वो इंक्रीमेंटल वैल्यू कैश में ले लो, मतलब 5000 कैश ले लो, या फिर क्या कर लो, 5 शेयर्स ले लो। तो इस तरह की जो स्कीम होती है दैट इज कॉल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। एम आई क्लियर? सिंपल सी बात। अच्छा, फोर्थ स्कीम क्या बोलती है, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट बोले तो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे हेल्थ, मेडिकल है ना, और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें की जाती है ना। तो इस तरह की कोई भी स्कीम जिसमें शेयर्स इन्वॉल्व हो तो वो किसमें फॉल करेगा, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के अंदर फॉल करेगा। फिफ्थ स्कीम में जो फॉल करेगा दैट इज व्हाट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। तो जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह की जो भी स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए काम आती है, अगर उनमें भी अगर आप शेयर्स के थ्रू बेनिफिट देना चाह रहे हो तो वो किसमें फॉल करेगी, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के अंदर फॉल करेगी। ये जो स्कीम 1 से लेकर 5 तक है ये हमारे चैप्टर 1 to 3 में फॉल करेंगे। 5 नाम वापस याद करो, नंबर 1 इज ईसॉस, नंबर 2 इज ईएसपीएस, नंबर 3 इज स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, शॉर्ट में ऐसे आज बोलेंगे अपन। 4th इज जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड नंबर 5 इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ठीक है। अब जो छठी स्कीम है वो किसकी है, स्वेट इक्विटी शेयर। तो दैट इज व्हाट स्वेट इक्विटी शेयर। इस पे कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल होगा, चैप्टर 4। और ये जो है हमारी किसकी है, चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्कीम्स क्लियर है। तो 6 स्कीम्स के अंदर टोटल कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। 5 स्कीम्स हमारी किसकी है, चैप्टर 1 to 3 की एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। एंड जो छठी स्कीम है वो स्वेट इक्विटी शेयर है। आई होप नाम सुना होगा सबने, स्वेट इक्विटी शेयर सबने सुना है, सबने। तो बता सकता है मुझे व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर? बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई टेक्निकल नो हाउ या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर वैल्यू एडिशंस के लिए अगर कोई शेयर इशू किए जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगी, अभी जस्ट जनरली मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताया आपको। तो स्टार्ट करें अब एप्लीकेबिलिटी क्लियर स्कीम्स की।
कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे कवर की जाएंगी? देखो, द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू एनी कंपनी हु शेयर्स आर लिस्टेड। हु शेयर्स आर, क्या अनलिस्टेड कंपनी पे प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल नहीं। लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड हु सीक्स टू इशू स्वेर इक्विटी शेयर और हैज अ स्कीम। कौन सी स्कीम? नंबर 1, फॉर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ, यहां पे जो भी स्कीम्स के हमने नाम पढ़े सब किसके थे? एम्प्लॉयज बेनिफिट स्कीम थे। अगर आपकी स्कीम में एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है तो ये रेगुलेशन एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आईपीओ, तो आईपीओ में एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या? पता ही नहीं है, तो क्या उस पर एक रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये तभी होगा जब आप एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम लेके आएंगे। अच्छा, मैं एम्प्लॉय बेनिफिट ला रही हूं जिसमें मैंने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया और उसके लिए मैं अच्छा खासा प्रीमियम पे करती हूँ, क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट इस स्कीम में फॉल करेगा? व्हाट डू थिंक? मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराया या फिर एलआईसी करवाई और उसके लिए मैं अच्छा खासा प्रीमियम भी पे करती हूँ, तो क्या वो स्कीम इस रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में फॉल करेगी या नहीं करेगी? दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं करेगी। क्यों? एब्सोल्युटली परफेक्ट बात है कि शेयर से कोई लेना देना है ही नहीं उसमें। भाई सेबी तभी टांग अड़ाता है जब शेयर्स का लेना देना हो, सिक्योरिटीज का लेना देना हो, और अभी जो मैंने एग्जांपल बोला उसमें शेयर्स का कोई लेना देना नहीं था। तो जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम लाओ उसमें क्या इन्वॉल्व होने चाहिए? शेयर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जब तक शेयर्स इन्वॉल्व नहीं है तो रेगुलेशन भी एप्लीकेबल नहीं। देखो, इन्वॉल्विंग डीलिंग इन और सब्सक्राइबिंग टू और परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्या वर्ड यूज किया है? जब तक सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है तो रेगुलेशन इन्वॉल्व है, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व नहीं तो रेगुलेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी। सुन रहे सभी बात? जाग भी रहे सब? ठीक है, आगे देखो। थर्ड वन, सैटिस्फाइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, पहली बात समझ में आ गई, कंपनी कौन सी थी? लिस्टेड। दूसरी बात समझ में आई कि किसके बेनिफिट के लिए आ रहा है? एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए आ रहा है। तीसरी बात समझ में आ गई कि क्या इशू होने वाली है? सिक्योरिटीज। अब आप कोई ना कोई स्कीम सेटअप करोगे कि नहीं करोगे? एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कोई ना कोई स्कीम लानी पड़ेगी ना फिर। अब तो या तो स्कीम का फंडिंग कंपनी कर रही है या फिर मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कुछ तो होना चाहिए ना कंपनी के थ्रू। अगर मान लो XYZ लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज के लिए कोई स्कीम ला रही है तो क्या ABC लिमिटेड पे रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा क्या? ऐसे कैसे होता है यार, हद हो गई है। तो क्या बोलता है ये? व्हाट इट सेज, satisfying directly or indirectly any one of the following condition, that is what the scheme is set up by the company or any other company in its group। तो कंपनी ने खुद ने सेटअप किया या फिर उसकी ग्रुप कंपनीज ने सेटअप किया स्कीम। नंबर 2, the scheme is funded या guaranteed by the company or any other company in its group। फंडिंग कहां से आ रही है? फंडिंग कहां से आ रही है? कंपनी खुद से या फिर उसकी ग्रुप कंपनीज में से। तीसरी बात क्या बोला है इसने? द स्कीम इज कंट्रोल्ड या मैनेज बाय द कंपनी और एनी अदर कंपनी इन इट्स ग्रुप। तो अगर ये कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो ही आप पे ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। एनी वन किन में से? ABC में से एक। बाकी लिस्टेड होना मैंडेटरी है। सेकेंडली, एम्प्लॉय बेनिफिट होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। सिक्योरिटीज का इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी, तीनों तो कंपल्सरी थी, और चौथी भी कंपल्सरी तो है, लेकिन 4 में से जो तीनों पॉइंट है ना, इनमें से कोई भी एक, या तो स्कीम इज फंडेड बाय द कंपनी या मैनेज्ड बाय द कंपनी या फिर सेटअप बाय द कंपनी, जैसे ग्रुप कंपनी। फाइन, कंपनीज कवर किया। हमने 6 स्कीम्स के नाम पढ़े, प्लस साथ में कौन कौन सी कंपनीज कवर्ड है वो हमने देखा। आगे देखिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ा देखना, बहुत ही अजीब सी दे रखी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी थोड़ा हो सकता है बाउंसर चला जाए, इसलिए बी अटेंटिव। किन पे एप्लीकेबल नहीं होगा? देखो किस पे नहीं होगा। द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू व्हाट? प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल इशू समझते हैं क्या आप लोग? प्रेफरेंशियल इशू
हाँ नहीं, प्रेफरेंशियल का इशू को प्रेफरेंशियल इशू नहीं बोलते हैं, प्रेफरेंशियल इशू है ये। हाँ, दैट मीन्स सेलेक्टेड लोगों को अलॉटमेंट जब किया जाता है, जब हम कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ही शेयर्स देने वाले, मतलब नोन लोगों को ही देने वाले, अननोन लोगों को नहीं देने वाले, तो वो इशू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू होता है। हम आईसीडीआर पढ़ेंगे, उसमें पूरा एंटायर रेगुलेशन है। कंपनीज एक्ट में भी पूरा प्रेफरेंशियल इशू सेक्शन 62 दे रखा है, तो वहां पे भी कवर्ड है। प्रेफरेंशियल इशू एज स्पेसिफाइड इन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। आईसीडीआर रेगुलेशन हमारे कोर्स का पार्ट है, हम पढ़ेंगे वहां पे। shall not be applicable in case of a company issuing new shares in pursuance and compliance of these regulations except wherever specifically provided for these regulations। क्या क्या बोल दिया इसने, कुछ समझ में आया या पूरा ऊपर से निकल? कोई है जिसको समझ में आया कुछ? एनीवन ऑफ कोई ट्राई करेगा? लाइव वाले बच्चों में कुछ समझ में आया किसी को कि क्या बोल दिया इसने, क्या खतरनाक बात निकाली है पे? हाँ एक्चुअली मतलब कि इसमें वो है कि वो कंपनी जो कि नए शेयर्स इशू कर रही है ना, मतलब कि जो आईपीओ ला रही है, हाँ। वो उसको अलाउ नहीं किया है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा आईसीडीआर के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, बाद में देखना। चलो लैंग्वेज वापस से धीरे धीरे पढ़ते हैं। व्हाट इट सेज, provisions pertaining to preferential issue as specified by SEBI ICDR shall not be applicable in case of a company issuing new shares in pursuance and compliance of these regulations। अच्छा देखो, मैं एक बात बताती हूँ आपको। सबसे पहली बात कि कंपनी जो है वो क्या ला रही है, शेयर्स ला रही है, ठीक है। अच्छा, ये शेयर्स किसके लिए ला रही है? एम्प्लॉयज के लिए ला रही है, ओके। एंड दिस इज लिस्टेड कंपनी, दिस इज व्हाट, लिस्टेड कंपनी। कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अच्छा, लिस्टेड कंपनी जब भी अपने नोन एंड सर्टेन लोगों के लिए इशू लाती है, तो एक और अटैक उन पे होता है, और वो होता है प्रेफरेंशियल इशू वाला। वो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बोलती है कि जब भी आप नोन एंड सर्टेन लोगों के लिए शेयर्स इशू करोगे, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ता है, प्रेफरेंशियल इशू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं ये भी तो नोन एंड सर्टेन है, तो क्या इन पे आईसीडीआर प्रेफरेंशियल इशू रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नो। अगर एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए कोई भी स्कीम आएगी तो उस पर आईसीडीआर नहीं एप्लीकेबल होगा, उस पर क्या एप्लीकेबल होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन एप्लीकेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन किस बात का आता है कि भाई लिस्टेड कंपनी है, अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के लिए कोई स्कीम लेके आ रही है, तो दे आर नोन एंड सर्टेन, तो वेदर दिस कंपनी इज सपोज टू कंप्लाई विद प्रेफरेंशियल इशू गाइडलाइन और दिस कंपनी इज सपोज टू फॉलो दिस रेगुलेशन। तो आंसर इज कि आपको एम्प्लॉय बेनिफिट है तो डेफिनेटली यही रेगुलेशन फॉलो करनी है, वहां पे प्रेफरेंशियल इशू वाली रेगुलेशन फॉलो नहीं की जाएगी। क्या ये बात आप समझ में आ गई सबको? एकदम श्योर है? आगे देखो क्या बोलते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट में तो आप सारे एम्प्लॉयज के लिए लेके आ रहे हो, है ना, वेरएस प्रेफरेंशियल इशू सिर्फ सिलेक्टेड, जैसे प्रमोटर के लिए आया या कुछ डायरेक्टर्स के लिए आया, है ना, तो वहां पे पर्पस अलग होता है, यहाँ पर्पस अलग होता है, इसलिए। देन फिर क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एम्प्लॉय कौन है? अब हम इतने सिखा रहे हैं एम्प्लॉय बेनिफिट, तो आखिरकार ये एम्प्लॉय है कौन, किसके बेनिफिट के लिए स्कीम्स आ रही है? अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा वो क्लियर है सबको? हमने अभी तक पढ़ा एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सी स्कीम्स कवर की हैं, फिर कौन कौन सी कंपनीज कवर की हैं, और फिर किन पे रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हमने बात की। अब एम्प्लॉय कौन होगा, डेफिनेशन ध्यान से देखना। एम्प्लॉय कौन होगा, देखो, एक्सेप्ट इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग होगी, ठीक है।
स्वेट इक्विटी के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग होगी, ये डेफिनेशन एज इट इज मत चेप देना। ऑल्दो वी आर हैविंग 6 स्कीम्स, तो 6 के लिए एम्प्लॉय सेम नहीं है। अब सिर्फ किसकी बात हो रही है? 5 की। स्वेट वाला हटा दिया, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉय से क्या मतलब है? एन एम्प्लॉय एज डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी हु इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो कंपनी ने अपॉइंट किया है एज एन एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में काम करे या आउटसाइड इंडिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट वो कंपनी का क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय, जिसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हुआ है। या फिर कौन हो सकता है? डायरेक्टर। या फिर कौन हो सकता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। लेकिन ये डायरेक्टर कौन हो सकता है? होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। होल टाइम और पार्ट टाइम दोनों, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब चाहे एग्जीक्यूटिव हो, नॉन एग्जीक्यूटिव हो, होल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, हर टाइप डायरेक्टर डायरेक्टर है, बस सिंपल सी बात। हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओहो, बहुत सारी बातें बोल दी डायरेक्टर के बारे में। तो अभी एक और चीज पढ़ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। और एन एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन सब क्लॉज 1 और 2 ऑफ ग्रुप कंपनी, मतलब सिर्फ हमारी कंपनी के एंटाइटल नहीं, ग्रुप कंपनीज के भी एंटाइटल है, इंक्लूडिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया और ऑफ ए होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। अब सुनो, पहले यहां तक हम होल्ड करते हैं, उसके बाद आगे बट डज नॉट इंक्लूड बाद में पढ़ेंगे। 3 बातें आएंगी हमारे सामने। नंबर 1, एक ये इंसान आया, ये कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बोले तो जिसका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ हुआ है, वो पर्सन। दूसरी कैटेगरी कौन सी आई? ये तो हुई फर्स्ट। दूसरी कैटेगरी किसकी आई? डायरेक्टर की। ये हमारे डायरेक्टर भैया, डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के लिए बहुत सारे इफ एंड बट कर दिए। डायरेक्टर में क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर आएंगे? आएंगे। एग्जीक्यूटिव आएंगे? आएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव आएंगे? आएंगे। तो डायरेक्टर में कौन कौन आएगा? फुल टाइम। फुल टाइम वालों को ही एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। हाँ, फुल टाइम वाले कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ एग्जीक्यूटिव। और पार्ट टाइम वाले कौन से होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना? कब आएंगे? कब आएंगे? कौन नहीं आएगा? एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? वो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है बकायदा, आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, उसमें आप देखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे रखी है उसकी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बता दूं, इंडिपेंडेंट मतलब जिसका इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, दैट डायरेक्टर इज नोन एज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हुआ और उसको आप एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में शेयर अलॉट करें तो उसको तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना भाई, इसलिए उसको छोड़ दो। उसके अलावा बाकी सारे डायरेक्टर्स चलेंगे। लेकिन अगेन एक और कैटेगरी हटाई थी, बोले तो क्या बोला था? वो किससे बिलोंग नहीं करना चाहिए? प्रमोटर और, लिखा था ना ऐसा, किससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, है ना? देखो लैंग्वेज वापस से, व्हाट इट सेड, हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ अ प्रमोटर ग्रुप। मतलब ये भी एक्सक्लूजन में आ गया, प्रमोटर ग्रुप वाले भी नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे उसको भी हटा दो। तो ये यहाँ पे हमने हटाया डायरेक्टर नॉट प्रमोटर पब्लिक प्रमोटर ग्रुप। तो एक्सक्लूजन में 2 बातें आ गई। नंबर 1 दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नंबर 2 प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। अगर मान लो मुकेश अंबानी रिलायंस का जो प्रमोटर है वो डायरेक्टर भी है क्या? है क्या? डायरेक्टर है क्या कंपनी का? ऑफ कोर्स डायरेक्टर है। अगर आप मुकेश अंबानी जी को शेयर्स दोगे तो क्या एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में उनको शेयर मिल जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो क्या है? प्रमोटर है। तो डायरेक्टर हु इज प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ही इज ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड।
अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, ये दो लोग, ये तो समझ में आ गया ना सबको? अच्छा, ये किसके हैं? ये कंपनी के। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। क्या इस ए लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड? क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड के एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स को शेयर इशू कर सकती है एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में? इज दिस पॉसिबल? मेरा क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड के ये जो एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स है उनको शेयर इशू कर सकती है एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में? कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमने यही पढ़ा है कि एम्प्लॉय एज डिफाइंड इन सब क्लॉज 1 और 2 ऑफ ए ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनी है इसमें? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो इसको हम बोलते हैं कैश कंपनी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपनी बोले तो कंपनी, सी फॉर कंपनी, ए फॉर एसोसिएट, एस फॉर सब्सिडरी एंड एच फॉर होल्डिंग। तो कैश से याद रखना, कैश कंपनीज के एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स को भी स्कीम में शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। फिर आगे बोला बट, एक बट लगा दिया वापस से, डज नॉट इंक्लूड। कौन इंक्लूड नहीं होता? देखो, एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है? प्रमोटर या पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप, या फिर डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द। तो लोग और एक्सक्लूजन में आ गए। अब इसको मैं क्वेश्चन से समझा देती हूँ तो आपको पता चल रहा है क्या बोलना चाह रहा है। अभी हमने पॉइंट में दो बातें पढ़ ली, और एम्प्लॉय भी प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करेगा तो वो एंटाइटल नहीं है। और दूसरा, डायरेक्टर के लिए क्या बोला? क्या बोला डायरेक्टर के लिए? 10% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए उसका, है ना? ऐसे बोला। अब माय क्वेश्चन इज दिस, ध्यान सुनना। देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, उसमें मिस्टर ए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय का इस कंपनी में 15% स्टेक है। whether Mr. A is entitled to get employee benefit scheme shares or not, whether he is entitled or not, बताओ। he is holding 15% share in the company, so whether he is entitled or not, what do you say? not है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं? एंटाइटल्ड है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो इसका आंसर है मिस्टर ए, जो बोल रहे हैं ना एंटाइटल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं एंटाइटल नहीं है, उनका आंसर एब्सोल्युटली सही नहीं है। ही इज एंटाइटल्ड। ये कौन है? एम्प्लॉय। और ये 10% की कंडीशन किसके लिए थी? तो लॉ को एकदम सही मैनर में इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है भाई। यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है मैंने, और जबकि कंडीशन किसके लिए थी? है डायरेक्टर के लिए थी। तो डायरेक्टर के लिए तो डायरेक्टर को ही लेना है ना, एम्प्लॉय को कैसे ले लेंगे हम? अब समझ में आया? डायरेक्टर थ्रू हिमसेल्फ या थ्रू हिज रिलेटिव, या तो खुद की या उसके रिलेटिव के साथ मिला करके, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना परसेंट होल्ड करता है? मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गए यहाँ पे। एम्प्लॉय के लिए देयर वाज नो सच कंडीशन। एम्प्लॉय के लिए तो क्या कंडीशन है? प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप वाली कंडीशन। आप समझ में आई डेफिनेशन? एक बार वापस रिकैप करनी पड़ेगी डेफिनेशन, बहुत सारी बातें हुई। एम्प्लॉय के लिए नंबर 1 ऐसा पर्सन जिसका कंपनी के साथ क्या हुआ है? एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, चाहे वो इंडिया में हो आउटसाइड इंडिया। ये दोनों ही लोग इंडिया में भी हो सकते हैं और आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डायरेक्टर सब चलेगा, पार्ट टाइम फुल टाइम कैसा भी हो, बस क्या नहीं चलेगा? नंबर 1 इंडिपेंडेंट नहीं चलेगा, और नंबर 2 प्रमोटर ग्रुप वाला नहीं चलेगा।
ये दोनों जो लोग हमने पढ़े ये कैश कंपनीज में चलेंगे, चाहे कंपनी हो, उसकी होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, सब चलेगी, ठीक है। लेकिन कौन कौन नहीं आ सकते? एम्प्लॉय जो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और डायरेक्टर जो या तो खुद से या रिलेटिव्स के थ्रू या बॉडी कॉर्पोरेट के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 10% स्टेक होल्ड करते हैं इन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, तो वो लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। आई होप डेफिनेशन एकदम क्लियर है। श्योर मजा आ गया सबको समझने में? एकदम पक्का? तो ना आज इतना ही पढ़ेंगे हम, ज्यादा हम प्रेशर नहीं डालें दिमाग पे। हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 स्कीम्स। कितनी स्कीम्स? नाम याद? नंबर 1 ESOPs, नंबर 2 ESPS, नंबर 3 SARs, नंबर 4 जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, नंबर 5 रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, एंड नंबर 6 स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन सी कंपनीज पे कवर होगा? नंबर 1 लिस्टेड, नंबर 2 एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, नंबर 3 सिक्योरिटीज, नंबर 4 स्कीम हैज बीन ईदर सेट अप or funded or controlled and managed by the company or its group companies। और किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? कौन सी केस? ICDR प्रेफरेंशियल इशू एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होता है तो, ठीक है। और फिर कौन सी डेफिनेशन देखी हमने? एम्प्लॉय डेफिनेशन। दैट्स इट। So that's all for today. Thank you so much.